नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। आज मैं सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं सतीश सर के साथ। सतीश सर ने एचएस इंटरव्यू दिया है और नेट जेआरएफ ज्योग्राफी से क्वालिफाई किया है। अब वो एकेडमी के साथ मिलके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं स्पेशली उनको गाइड करेंगे और उनकी क्लासेस लेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके यूपीएससी समाचार से, और मंडे से आपकी यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर की भी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बारे में भी टेलीग्राम चैनल पे एक टाइम का स्लॉट लेके और ओपिनियन डाल दिया जाएगा पोल के हिसाब से। तो जिस भी टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट लाइव अवेलेबल हो पाएंगे उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एकेडमी की एक नई जर्नी है। अभी तक इंग्लिश में क्लासेस ली गई थी, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्प हो पा रही थी। अब हरियाणा के और बाहर के जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं दे विल गेट क्वालिटी क्लासेस, और काफ़ी हद तक हम अश्योर करेंगे कि जो भी कंटेंट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो रहा है, जिस क्वालिटी में प्रोवाइड हो रहा है, वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी मिले। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये भी है कि सतीश सर का जो मीडियम है जीएस का वो इंग्लिश मीडियम रहा है, बट उनका जो ऑप्शनल है वो हिंदी साहित्य रहा है। तो ही इज़ अ ब्लेंड ऑफ दोनों हिंदी और इंग्लिश, एंड आई बिलीव कि वो बहुत अच्छे से हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स को उनकी नीड के हिसाब से हेल्प भी कर पाएंगे। सो वेलकम सतीश सर। अब मैं हैंडल करूंगा सतीश सर को। ही विल बी टेकिंग योर यूपीएससी समाचार फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डेली बेसिस हिंदी मीडियम। सो वेलकम हिम एंड थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज से हम यूपीएससी समाचार को हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं और आज ये मेरा पहला दिन है। तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ यूपीएससी समाचार हिंदी एडिशन के लिए। तो आज हमने द हिंदू की टॉप 5 न्यूज़ को लिया है, उसके साथ एक एडिटोरियल डिस्कशन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम टॉप 5 न्यूज़ में देखें तो जो न्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले पर्यावरण से जुड़ी हुई जो न्यूज़ है उसको देखेंगे। उसमें क्या बताया गया है, कृषि भूमि के अध्ययन से लगभग 6 मिलियन पेड़ गायब हो गए हैं। एक ऐसा न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि जो कृषि योग्य भूमि है उस कृषि योग्य भूमि में से जो वृक्ष हैं हमारे वो गायब हुए हैं। तो गायब कैसे हुए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो अगली खबर हमारी रहेगी वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई है, जो कि ईरान के साथ अभी हाल ही में भारत ने एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, ताकि जो चाबार पोर्ट है ईरान की, जो पहले से ही हम उसको डेवलप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रतिबंधों की वजह से वो कार्य बीच में रुक गया था। उसको फिर दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए हमने चाबार पोर्ट को लेकर कुछ दोबारा से अनुबंध किए हैं ईरान के साथ। तो उससे जुड़ी हुई खबर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर हम भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम एक खबर लेंगे। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में ही हम आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो पुनर्निर्माण फर्मों के परिप्रेक्ष्य में जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भारत ने बनाई है, तो उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के कार्य करने की जो प्रणाली है उसके अंदर कुछ कमियां हैं। उन कमियों को उजागर किया है और उन कमियों से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हम अंतरिम ज़मानत, जो एक आजकल काफ़ी चर्चा में चली हुई है, तो उसको लेके डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल एनालिसिस में हम सामाजिक न्याय और शिक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, भारतीय उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है, खास करके हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर जो विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता है, विश्वविद्यालयों के अंदर जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी कैसे प्रभावित हो रही है। उसके अलावा विश्वविद्यालयों के अंदर जो राजनीतिक संगठन उनका हस्तक्षेप कैसे बढ़ता जा रहा है, उससे हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी जो रिसर्च और जो एजुकेशन की जो उनकी क्वालिटी और जो उनकी क्षमता है वो प्रभावित कैसे हो रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलते चलते आखिरी में हम मैप से जुड़ी हुई एक खबर दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, खास करके उनकी जल निकासी प्रणाली के बारे में। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली खबर के साथ, पर्यावरण क्षरण। इसके अंदर क्या हुआ है कि जो द हिंदू के अंदर एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ के अंदर डेनमार्क के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने ये फाइंड आउट किया है कि इंडिया के अंदर पिछले कुछ समय से 6 मिलियन ट्री डिसअपीयर हुए हैं, जो खेती योग्य भूमि है उसके अंदर से। उसके अलावा
ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अपनी एक रिपोर्ट है। इंडिया के अंदर भारत के वनों से संबंधित जो न्यूज़ है या फिर उसके बारे में जो डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है वह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI कंडक्ट करता है इस चीज़ को, एक्सरसाइज को। और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के साथ साथ FSI ये हर 2 साल में एक बार ये वन रिपोर्ट भी जारी करता है अपनी। लास्ट ईयर 2021 के अंदर उन्होंने ये बताया भी था कि 2019 से इंडिया के अंदर ट्री कवर, जो पेड़ों का जो आच्छादित जो क्षेत्र है उसके अंदर वृद्धि हुई थी। लेकिन डेनमार्क की जो ये रिपोर्ट है, डेनमार्क की जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ठीक है कि वृक्षों का जो टोटल कवरेज एरिया है वो बढ़ा तो होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे जो पेड़ होते हैं खेतों के अंदर, उनके अंदर कमी आई है। तो इस पूरी खबर के अंदर हम मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इस खबर के अंदर जो पेड़ों का जो नुकसान हो रहा है उससे हमारे जीवन के अंदर, पर्यावरण परिस्थिति के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वनों की कटाई से भारत के पारिस्थितिक संतुलन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये जो पॉइंट हैं, हम इन पॉइंटों को, जो कीवर्ड्स आए हुए हैं इन या फिर जो मेन हेडिंग्स जो हैं, उन हेडिंग्स को हम अपने मेंस के जो आंसर राइटिंग करेंगे उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला नुकसान अगर हम पेड़ों की कटाई से समझे तो उसका सबसे पहला नुकसान होता है जैव विविधता का नुकसान। जैव विविधता का नुकसान कैसे होता है? किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर वनों की कमी आती है या फिर वनों की कटाई होती है तो उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का स्थान लुप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट के अंदर शेरपूंछ वाले मैकाक, उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि पश्चिमी घाट के अंदर काफ़ी सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे वनों की कटाई होती जा रही है। उसके अलावा जल चक्कर व्यवधान, जो वाटर साइकिल है, जो जल चक्कर है वो भी इससे बाधित होता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ जब वाष्पीकरण करते हैं तो जो हमारे बादलों का निर्माण होता है और उसके साथ साथ पेड़ों से भूजल का पुनर्भरण भी होता है, वाटर रिचार्ज करते हैं ये। तो पेड़ों के द्वारा बादल निर्माण और भूजल पुनर्भरण के अंदर जो सहायता मिलती है, अगर वन खत्म हो जाएंगे तो हमारे तो जल चक्कर व्यवधान उससे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को चालू रखने के लिए या फिर इस चीज़ का सुचारू रूप से चलने के लिए हमारे पास वनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा मृदा अपरदन भी अपने आप में एक समस्या है। पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, पेड़ अपने आप में भूमि को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं, इस वजह से ज़्यादा बारिश आने से या बाढ़ आने से उस क्षेत्र के अंदर मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन नहीं होता है। और ख़ास करके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसके अंदर ये समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर वहाँ पे पेड़ों की कटाई की जाती है तो वहाँ पे भूस्खलन और मृदा क्षरण होता है। तो लैंडस्लाइड्स वगैरह की जो एक्टिविटी हमें हिमालयन क्षेत्र के अंदर जो देखने को मिलती हैं वो पेड़ों की कटाई की वजह से देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन में त्वरण, जो एक्सेलरेशन रहता है इन्वायरमेंट के अंदर, जो क्लाइमेट चेंज है उस प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है, वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि जो पेड़ क्या करते हैं, एक कार्बन सिंक का कार्य करते हैं। कार्बन सिंक का कार्य करने का कैसे करते हैं, वो वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करते हैं और वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन को वापस छोड़ते हैं। उसके अलावा पेड़ अपने आप में कार्बन को स्टोरेज करके भी रखते हैं। अगर वनों की कटाई होगी तो CO2 को अवशोषित कर ही नहीं पाएंगे, उसके साथ साथ जो कार्बन कंटेंट वो अपने साथ लिए हुए हैं वो भी इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो उससे क्या रहेगा, जो क्लाइमेट चेंज है, जो प्रोसेस है वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा आजीविका पर भी प्रभाव पड़ेगा। आजीविका के प्रभाव को हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी भारत के अंदर जनजातियाँ वनों का जो क्षेत्र है उनके अंदर रहती हैं और वहीं से अपना रोजी रोटी चलाती हैं। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें बताना हो तो बैगा जनजाति को पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से पिछड़ा जो ट्राइबल ग्रुप उसके अंदर शामिल किया गया है। और बैगा जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले एरिया के अंदर रहती है। तो उसका जो जीवन यापन के लिए जो वनों पे वो निर्भर थे, तो वो वनों की कटाई से उनकी विस्थापन वहाँ से हुआ और उनकी आजीविका पर भी प्रभाव पड़ा है। इसी पॉइंट पे हम कुछ 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंडिया के अंदर कुल 75 PVTGs हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से पिछड़ी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो हैं। उनमें से सिर्फ 3 के पास ही पर्यावास अधिकार है, हैबिटेट राइट्स हैं। इंडिया के अंदर जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें से सिर्फ 3 के पास ही ऐसा अधिकार है, पर्यावास अधिकार। उनमें से जो सबसे पहली हमारी जनजाति है वो है भारिया जनजाति, ये मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जिनको ऐसा अधिकार मिला है वो कमार जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और तीसरे नंबर के जो जनजाति है वो बैगा जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 जनजातियों को, जो जनजाति भी कैसी PVTGs, उनको
पर्यावास अधिकार दिया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एक जनजाति को भारिया, मध्य प्रदेश में एक जनजाति जिनका नाम भारिया है, उसको ये अधिकार दिया है। तो इस प्रकार से हम इन जनजातियों का नाम याद रख सकते हैं ताकि परी के अंदर हमारे को अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आए तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। उसके अलावा वनों की कटाई से जुड़ा हुआ अगर उसे अगला नुकसान देखना चाहें तो स्थानीय जलवायु में व्यवधान, बाढ़ का खतरा होना और वायु प्रदूषण होना, ये भी जलवायु वनों के कटाई से जो होने वाले नुकसान हैं उनके अंदर हम इसको देख सकते हैं। उसके अलावा वनों की कटाई का मुकाबला करने के लिए उससे जुड़े हुए भारत के अंदर कैसे कैसे अधिनियम बने हुए हैं, किस अधिनियम के तहत हम क्या अधिकार दिए गए हैं, तो उसके बारे में भी हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारतीय वन अधिनियम 1927 का भारतीय वन अधिनियम है। इस वन अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, किसी भी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित करना हो, संरक्षित क्षेत्र घोषित करना हो या ग्राम वन घोषित करना हो तो उसको उस क्षेत्र को घोषित करने के लिए हम कौन से कानून का प्रयोग करते हैं, 1927 भारतीय वन अधिनियम। उसके साथ साथ वन संरक्षण अधिनियम 1980, इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर किसी भी वन क्षेत्र को गैर वनीय क्षेत्र के अंदर घोषित नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम बना है। उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006, इस वन अधिकार अधिनियम के तहत जो अनुसूचित जनजाति हैं और अन्य वन जनजातियां हैं उनको ये अधिकार दिया गया सामुदायिक रूप से कि उनके क्षेत्र के अंदर कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी है तो वो एक्टिविटी उनकी परमिशन के साथ ही होगी। इसी का एक रिसेंट एग्जाम्पल है हमारा उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ियों में वेदांता की खनन परियोजना को वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप हैं उन्होंने मना कर दिया, उसकी वजह से वहाँ पे वो परियोजना लागू नहीं हो पाई। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, ये क्या करता है, वन्य जीव के साथ साथ वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के साथ साथ इसमें पौधों के संरक्षण के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये अधिनियम 1972 है। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति जो है वो ये उद्देश्य घोषित करती है कि हमें कम से कम 1/3 भूभाग के अंदर वनों या फिर वनों से आच्छादित क्षेत्र को तैयार करना है। उसके अलावा पर्यावरण प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर किसी जगह पे कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी है, कोई प्रोजेक्ट लगने वाला है तो उसके लगने से क्या नुकसान होंगे, उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर लोगों की आजीविका कैसे प्रभावित रहेगी, वन्य जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसका एनालिसिस करने के बाद ही उस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। तो उसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में क्या जाता है, इसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बोलते हैं। इसके तहत क्या किया जाता है कि पर्यावरण से जुड़े हुए या फिर वनों से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे होते हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर सुना जाता है ताकि उनके ऊपर स्पेशलाइज्ड रूप से एनालिसिस किया जा सके और उनके त्वरित सुनवाई की जा सके। उसके अलावा प्रतिपूर्वक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 इसके अंदर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन भी बोलते हैं कि किसी भी वन्य क्षेत्र को अगर किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके बदले में उस एक्टिविटी को करने के लिए जो वनों की हमने कटाई की है तो उसी की क्षतिपूर्ति के लिए किसी अन्य जगह पे वनों को आरोपित किया जाता है। तो इसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 बनाया हुआ है। उसके बाद राज्य विशिष्ट कानून में क्या होता है कि हर स्टेट के पास कुछ अपने अलग से ही इंडिपेंडेंट कुछ कानून दिए गए हैं ताकि जिससे कि वो अपने लोकल नीड्स के हिसाब से, लोकल एरिया की ज़रूरतों के हिसाब से वनों का संरक्षण किया जा सके। तो इस प्रकार हमें इन सभी अधिनियमों को एक बार पढ़ लेना है और इनके अंदर क्या क्या उनके मेन मुख्य क्या क्या कार्य हैं वो हम देख सकते हैं ताकि परी के अंदर अगर कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एलिमिनेशन वगैरह का यूज़ कर पाएँ, किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएँ। अब चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित हैं और भारत ईरान चाबार बंदरगाह समझौता है। 2-3 दिन से लगातार न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ कवर होती जा रही है। तो इस न्यूज़ के अंदर आज के टाइम में आज वाले जो न्यूज़पेपर हैं उसके अंदर ये आया है कि अमेरिका ने ये दबाव डाला। अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनके यहाँ से एक स्टेटमेंट आई कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ अपने समझौतों को दोबारा से पुनर्स्थापित करता है तो उसको इसके परिणामों के बारे में पहले से ध्यान रखना चाहिए। एक किस्म से इनडायरेक्टली इंडिया को ये वार्न किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये मुद्दा आखिर में है क्या और इंडिया के लिए चाबार बंदरगाह क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका इतना महत्व किस लिए है। तो अगर हम पृष्ठभूमि के बारे में जाने, इस समझौते के बारे में, तो 2003 में सबसे पहले इसकी परिकल्पना की गई थी चाबार बंदरगाह की, लेकिन ईरान के परमाणु
प्रोग्राम की वजह से अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंधों की वजह से इंडिया उस परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर पाया। उसके बाद 2015 में ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध थे उनको कुछ कम किया गया, उसके चलते इंडिया ने उस समझौते को दोबारा से एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने 2016 में ईरान की यात्रा के दौरान चाबार बंदरगाह को दोबारा से स्टार्ट करने का प्रोग्राम स्टार्ट किया। और लेकिन 2018 में क्या किया, अमेरिका ने अपने जो प्रतिबंध थे, जो रिलैक्स किए थे, जो नॉर्म्स रिलैक्स किए थे परमाणु संधि के तहत, उनको यूनिलेटरली अपने आप एक तरफा हटा लिया। एक तरफा हटाने की वजह से क्या हुआ, ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध थे वो फिर से लागू हो गए, जबकि उससे पहले इंडिया ऑलरेडी 2016 के अंदर चाबार बंदरगाह को डेवलप करने का वहाँ उनके साथ समझौता करके आ चुका था। तो इस वजह से अब इंडिया ने दोबारा से अब इस समझौते को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की है, और हमने अमेरिका के जो दबाव है उसको नकारने की एक इच्छा जाहिर की है। तो हम समझते हैं कि चाबार बंदरगाह का इंडिया के लिए क्या महत्व है। चाबार बंदरगाह का इंडिया के लिए अगर हम समराइज फॉर्म में पढ़ें तो ये 4-5 महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं। उसके लिए भारत के लिए बंदरगाह का महत्व एक सबसे पहले सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व किस लिए है, क्योंकि चाबार बंदरगाह की जो लोकेशन है पाकिस्तान के अंदर जो गवादर पोर्ट है, जो कि चाइना डेवलप कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, तो उसके बिल्कुल नज़दीक होने की वजह से स्ट्रेटजिक लोकेशन हमारे को हमारी नेवी या एयरफोर्स उसके लिए एक स्टेशन प्रोवाइड करेगी, और हम किसी भी प्रकार के ऐसे चुनौती का सामना तुरंत कर पाएंगे। उसके अलावा ये चाबार बंदरगाह हमारे व्यापार के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि चाबार बंदरगाह से हमारे को उस एरिया से होने वाले जो पेट्रोलियम का जो आयात निर्यात है, जो ट्रेड है, उसके लिए हमारे को एक रास्ता प्रोवाइड होता है, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसके काफ़ी नज़दीक होने की वजह से और ओमान की खाड़ी के नज़दीक होने की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा क्षेत्रीय संपर्क, चाबार बंदरगाह से हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के जो अफ़गानिस्तान हो गए, मध्य एशिया के अंदर अफ़गानिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, वहाँ से उन देशों से कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे। उसके अगर हम मैप देखना चाहें तो एक बार ऐसे मैप देख सकते हैं। ये अपना INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये मॉस्को से स्टार्ट होता है, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया से होते हुए, कैस्पियन सागर से होते हुए, उसके बाद ईरान और बीच में जो भी मध्य एशियाई देश हैं उन सब से होते हुए गुजरेगा। तो इससे हमारी कनेक्टिविटी यूरोप में भी बढ़ जाएगी और हम पाकिस्तान को यहाँ से बाईपास कर पाएंगे। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ जो कनेक्टिविटी हमारी चाबार बंदरगाह से वो कैसे होती है, चाबार बंदरगाह से हम ईरान के अंदर जैदान और जैरान 2 स्टेट से कनेक्ट करेंगे, और फिर जैरान से हम फिर अफ़गानिस्तान के अंदर एंट्री करेंगे। अदरवाइज़ इंडिया को अगर अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो बीच में पाकिस्तान होता था, और पाकिस्तान कभी भी हमें ट्रांजिट रूट नहीं देता था। तो उस चीज़ को बाईपास करने के लिए भी ये चाबार बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और INSTC क्या है, INSTC क्या रहेगा, हम यूरोप से कनेक्ट कर पाएंगे स्वेज कनाल को बाईपास करते हुए। पहले स्वेज कनाल का ये वाला रूट है, स्वेज कनाल का रूट अपने आप में काफ़ी लंबा रूट है, और स्वेज कनाल के रूट को बाईपास करते हुए हम क्या करेंगे, हमारे गुड्स जो ट्रेड है हमारा, उसको हम जल्दी से त्वरित रूप से यूरोप के देशों के साथ भेज पाएंगे, वहाँ से ख़रीद पाएंगे, और स्वेज कनाल वाले रूट को हम बाईपास कर पाएंगे। इसी चीज़ के मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में इंडिया ने IMEC कॉरिडोर इसको इम्प्लीमेंट करने की, जो G20 समिट हुई अपनी उसी दौरान IMEC कॉरिडोर को एस्टेब्लिश करने की एक योजना बनाई है विभिन्न देशों के साथ मिलके। तो ये IMEC कॉरिडोर का मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे चाबार बंदरगाह रहेगी अपनी, यहाँ चाबार बंदरगाह रहेगी। उसके बाद हमने चाबार बंदरगाह के ये महत्व देखे हैं। उसके बाद हमने मैप में ये 2-3 IMEC कॉरिडोर, INSTC और अफ़गानिस्तान के साथ जो कनेक्टिविटी उसके बारे में देखा। उसके अलावा चाबार बंदरगाह हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो ज़्यादातर हमारे को अरब की खाड़ी और उस वाले एरिया से ही हम ज़्यादातर खरीदते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा मानवीय सहायता, अगर हमें अफ़गानिस्तान के अंदर या फिर मिडल ईस्ट वाले जो रीजन उसके अंदर मानवीय सहायता पहुंचानी, तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने चाबार बंदरगाह के उपयोग देखे, चाबार बंदरगाह की लोकेशन देखी, और चाबार बंदरगाह से जुड़े हुए INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को देखा। IMEC कॉरिडोर के बारे में भी हमने चलते हुए थोड़ा थोड़ा एक नज़र डाली है, आप उसको अपने एंड पे कवर कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आएँ तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर है ये। तो इसमें क्या हुआ, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको और ज़्यादा सोफिस्टिकेशन की आवश्यकता है, उसके अंदर और भी ज़्यादा हमें संशोधन करने होंगे ताकि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण जो उद्योग है, उसके अंदर हम उसका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके अंदर हम उसका परसेंटेज बढ़ा सकें। अभी भारत में विनिर्माण जो उद्योग है उसका 17% योगदान हमारी देश की जीडीपी के अंदर, और हमारा 2025 तक उद्देश्य है कि उसको 25% तक लेकर जाना। और 25% तक उद्देश्य उसको लेके जाने का उद्देश्य के पीछे हम 2-3 कारण है। सबसे पहला, हमें विनिर्माण उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यही है कि विनिर्माण उद्योग रोजगार पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग में सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है उसका काफ़ी हद तक समाधान करने में सक्षम है विनिर्माण उद्योग। उसके अलावा इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, रासायनिक और अदर R&D से जुड़ी हुई जो बहुत सारे उद्योग हैं वो भी विनिर्माण उद्योग से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए भारत के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है तो उसके अंदर अगर 2030 तक अगर हम इंडिया के अंदर विनिर्माण उद्योग पर ध्यान देते हो तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो मूल्य है उसके सामान का निर्यात हम अकेले विनिर्माण उद्योग की मदद से ही कर पाएंगे। तो ये विनिर्माण उद्योग की महत्ता को निर्धारित करता है। उसके साथ साथ विनिर्माण उद्योग को हम अपने जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं और आज के समय इंडिया के अंदर जो मीडियन एज है यूथ की वो 29 ईयर्स है, मीडियन एज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की। और आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 ने बोला है कि 2041 तक भारत की जो जनसंख्या रहेगी वो सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या रहेगी। उसके जो कामकाजी आयु वर्ग है वो 20 से जो 20 से 59 ईयर्स की जो एज का जो कामकाजी वर्ग है उसका हिस्सा 59% तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमें इतने सारे यूथ को रोज़गार देने के लिए विनिर्माण उद्योग पर काफ़ी ध्यान देना होगा। और जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में अगर हम जानना चाहें तो जनसांख्यिकी लाभांश होता क्या है, तो जनसांख्यिकी लाभांश क्या रहता है, हमारा आर्थिक विकास की वह क्षमता है जो जनसंख्या की आयु संरचना से परिवर्तन से उत्पन्न होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जो रहता है पॉपुलेशन का उसको जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में कहा जा सकता है। उसके अलावा अगर भारत के अंदर जनसांख्यिकी लाभांश को अगर हमें उस जनसांख्यिकी लाभांश का हमें उचित प्रयोग करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यूथ को स्किल डेवलपमेंट करनी होगी, उसको कौशल देना होगा। कौशल देने के लिए भारत के अंदर क्या है कि क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कौशल के महत्व को समझना पड़ेगा। बाज़ार के अंदर जो कौशल का जो महत्व है उसको समझने के लिए हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जो बाज़ार है उसके अंदर हमारे जो यूथ हैं वो रोज़गार लेने लायक उचित कौशल हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका एक आंकड़ा हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। भारत के अंदर 3% वर्कफोर्स जो है, जो कामकाजी वर्ग है, उसमें से केवल 3% ही ऐसा वर्ग है जिसने फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त की है, जबकि यही आंकड़ा चाइना के अंदर 50% से ज़्यादा है। इसी के चलते भारत में युवा के अंदर जो बेरोजगारी की दर है वो डबल डिजिट 12% तक पहुंच गई है। तो हमें स्किल डेवलपमेंट करेंगे तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से रीप कर पाएंगे। उसके बाद हम अपनी अगली न्यूज़ पे आते हैं कि आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने बोला कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने जो कार्य करने का जो प्रणाली है उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। तो उसको सुधार करने की आवश्यकता को बताते उन्होंने एक अच्छे फ्रेज का यूज़ किया। उन्होंने बोला कि विनियमन प्लस दृष्टिकोण को अपनाना है हमें। विनियमन प्लस दृष्टिकोण क्या होता है कि रेगुलेशन प्लस अप्रोच। रेगुलेशन प्लस अप्रोच में क्या रहता है, आपको रेगुलेशन तो फॉलो ही करने हैं, प्लस में उसके साथ कुछ और एडिशन भी करना है। वो एडिशन आपको क्या करना है, वो एडिशन आपको करना है लेटर एंड स्पिरिट। आपको अगर कोई भी कानून का पालन करेंगे तो उसका कानून का पालन आपको लेटर एंड स्पिरिट दोनों फॉर्मेट में ही करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ विनियमन का जो आपको बोला गया आप सिर्फ उतना ही करें, उसके अलावा आप उसके पीछे की, उस कानून के पीछे की मंशा क्या है, उस मंशा को भी ध्यान में रखते हुए आपको उस कानून का नियमन करना है। तो अभी इसके अंदर समस्या क्या आ रही थी, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ARCs हैं। ARCs एक्चुअली किस लिए बनाई गई थी, ARCs हमारी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं हमारे बैंक के, NPAs जो हैं, NPAs के अंदर क्या रहता था कि जो
किसी भी बैंक के जो एनपीएज उनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी परचेज करती थी। परचेज करने के बाद उसका जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ है वो रीप करने के लिए किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो एसेट को वो सेल आउट करती थी, ताकि वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा करके वो बैंक को दिया जा सके, ताकि बैंक अपने घाटे की भरपाई कर सके। अभी हाल ही में क्या देखने को मिला कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो किसी भी डिफ़ॉल्टर की जो संपत्ति है उसका अधिग्रहण करती, और उसके बाद फिर क्या रहता है, इनडायरेक्टली क्या रहता था, उसी पुरानी कंपनी के जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स होते थे वही उसको सस्ते दाम में खरीद लेते थे। तो एक किस्म से वो क्या करते थे, जो पैसे का जो गबन था वो इनडायरेक्ट रूप से चलना स्टार्ट हो गया था। तो इसी को देखते हुए अभी जो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर उन्होंने बोला कि जो विनियमन जो करना है, रेगुलेशन जो करना है, उसके अंदर हमें विनियमन प्लस दृष्टिकोण को अपनाना होगा, ताकि किसी भी कानून के पीछे की जो लेटर एंड स्पिरिट है उसको फॉलो किया जा सके। तो ये आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं, विनियमन प्लस दृष्टिकोण को अपनाना। किसी भी कानून के तहत आप किसी भी कानून के परिप्रेक्ष्य में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके बारे में पढ़ें तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, आरबीआई के तहत पंजीकृत एक संस्था है, और इसको सरफेसी एक्ट 2002 उसके तहत रजिस्टर किया गया है। और उसका उद्देश्य क्या है, आरबीआई जो भी बैंक हैं, बैंक के जो एनपीएज हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं, उनको हिस्से को क्या करना है, अपने नियंत्रण में लेकर और ऋणों की वसूली के लिए उन संपत्तियों को दोबारा से मार्केट में बेचना है, और उससे जो पैसा जनरेट होएगा वो क्या करना है, बैंक को वापस देना, ताकि बैंक की जो बैलेंस शीट है वो अपने बैंक की जो बैलेंस शीट है वो स्वस्थ फॉर्मेट में आ जाए। उसके बाद हम अपनी अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ अंतरिम जमानत इंटरिम बेल से जुड़ी हुई है। तो आजकल जमानत का जो मुद्दा है वो काफ़ी चर्चा में छाया हुआ, खास करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई से जुड़ा हुआ काफ़ी मुद्दा हमें समाचारों में देखने को मिलता है। तो हम पढ़ लेते हैं कि भारत में जमानत कितने प्रकार की होती है और जमानत आखिर होती क्या है। जमानत क्या है? जमानत एक क्या है, सशर्त रिहाई है। इसके अंदर एक कंडीशनल बेल दी जाती है, सशर्त रिहाई है, जिसमें ये बताया जाता है जो अभियुक्त है कि मैं ज़मानत पे जा रहा हूँ और मैं जब भी मेरे को बुलाया जाएगा, मैं किसी भी संस्था के सामने, किसी भी कोर्ट के सामने मैं उस वक्त मौजूद रहूँगा जब मेरे को बुलाया जाएगा, इसलिए मेरे को सशर्त रिहाई दी जाए। उसके अलावा वो एक बॉन्ड जमा कराता है ताकि उस बॉन्ड के एवज में उसको छूट दी जा सके। तो ये तो होगी हमारी ज़मानत। अब ज़मानत 3 प्रकार की होती है। एक रहती है अपनी नियमित ज़मानत, जो रेगुलर बेसिस पे जो ज़मानत की जाती है, वो आईपीसी की धारा 437 और 439 के तहत दी जाती है। उसके अलावा होती है अग्रिम ज़मानत। अग्रिम ज़मानत क्या रहती है? एंटिसिपेटरी बेल। जैसे कि किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि मेरे को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उस वक्त गिरफ्तारी से पहले ही वह व्यक्ति अग्रिम ज़मानत ले लेता है, तो ये अग्रिम ज़मानत होती है। कल के न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई हुई थी कि अग्रिम ज़मानत जो रहती है, अग्रिम ज़मानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो शक्तियां थी किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के अंदर गिरफ्तार करने की, उनको लिमिट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि किसी भी व्यक्ति को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता था उस वक्त उस व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा आगे से, और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टर को स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेनी होगी कि हम इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले हैं, ताकि वह अभियुक्त अपनी इंटरिम बेल के लिए, अग्रिम ज़मानत के लिए एप्लीकेशन फाइल कर पाए। लेकिन अभी तक ऐसा प्रोविज़न नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के कल के जजमेंट में इस चीज़ को हाईलाइट किया है। उसके अलावा जो अंतरिम ज़मानत रहती है, अंतरिम ज़मानत के लिए भारतीय दंड संहिता के अंदर कोई ऐसा कानून और ऐसा प्रावधान नहीं है। यह बहुत हद तक जो कोर्ट हैं, कोर्ट के अंदर जो जज हैं, उनके विवेक पर अधीन रहती है और डिस्क्रिशनरी पावर के तौर पे देखी जा सकती हैं। और इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल को अभी अंतरिम ज़मानत दी गई है। अगर हम जमानत के प्रावधानों को देखें तो भारतीय संविधान के अंदर ये आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके तहत इसको रखा जा सकता है। तो हमने जमानत के बारे में देखा, जमानत कितने प्रकार की होती है, और इनमें से सिर्फ 2 ही जमानत ऐसी हैं जो कि भारतीय दंड संहिता के तहत बताई गई हैं। अंतरिम जमानत अपने आप में ऐसी जमानत है जिसके लिए कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं है, वह जज की विवेकशीलता पर आधारित है। तो हम अगली खबर को लिए तरफ चलते हैं, जो संपादकीय विश्लेषण, हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। इसके अंदर हमारे जो उच्चतर जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्वायत्ता को लेकर चर्चा की गई है। इसके अंदर जो ऑथर हैं अपने आर्टिकल के, फिलिप जी एल्बेच,
इन्होंने बताया कि जो इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर इंडिया के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसके अंदर राजनीतिक स्तर से बढ़ता जा रहा है और उनकी स्वायत्तता को कम किया जा रहा है। उसकी वजह से वहाँ पे उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा है वो वहाँ पे नहीं दी जा रही है और उससे हमारी जो एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, वो काफ़ी लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। उसी को देखते हुए इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल को जो प्रमुख बिंदु हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसके अंदर अगर हम पढ़ना चलें, अगर हम हाईलाइट करें तो उसमें सबसे पहले हम उच्च शिक्षा के राजनीतिकरण के संभावित प्रभाव, राजनीतिकरण के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, उसके अंदर ध्रुवीकरण जो रहेगा वो उच्च शिक्षा के अंदर, उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर वो बढ़ता जाएगा। छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के बीच ध्रुवीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। विश्वास का क्षरण होएगा, जो एक राजनीतिक उच्च संस्थानों का, अगर उसके अंदर जनता का उस संस्थान से फिर क्या रहेगा, मोह भंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उनको लगेगा कि ये एक पार्टिकुलर विशेष राजनीतिक दल से प्रभावित शिक्षण संस्थान है और उसके अंदर हमें अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। उसके अलावा ब्रेन ड्रेन होएगा, प्रतिभा का पलायन होगा, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप से जो भी शोध करता है या फिर जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो सच में ही कुछ शोध करना चाहते हैं वो उस इन्वायरमेंट में वहाँ पे शोध नहीं कर पाएंगे और उसके चलते ही हमारी नवाचार भी प्रभावित होएगी। तो उस शिक्षण संस्थानों को राजनीतिकरण को संबोधित करने के, उसको राजनीतिकरण को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो स्वायत्तता और शासन, उच्च शिक्षण संस्थानों को हमें स्वायत्तता देनी होगी और उसके अलावा जो उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर जो भी नियुक्तियाँ रहेंगी, जो भी अपॉइंटमेंट रहेंगे, वो सब क्या रहेंगे, हमारे योग्यता के आधार पर रहेंगे, ना कि किसी भी पार्टिकुलर राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव होने की वजह से होंगे। उसके अलावा हमें राजनीतिक जो भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको विविधता को बढ़ावा देना होगा, नैतिक दिशा निर्देश उनको देने होंगे। उसके साथ साथ डायलॉग, संवाद और जुड़ाव, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना होगा और सार्वजनिक जागरूकता को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग के अंदर इंडिया के सिर्फ 2 ही संस्थान ऐसे हैं जो शीर्ष 200 संस्थानों के अंदर आते हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी कंडीशन, उनकी जो हालत है वो कितनी ख़राब है। अगर हम भारत के उच्च शिक्षण संस्थान प्रणाली की बात करें तो विश्व के अंदर वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, लेकिन फिर भी हमारा जो ग्रोस एनरोलमेंट रेट है वो 27% ही है। जो उसके अंदर जो बच्चे एनरोल होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ 27% ही हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो कैसे बाधित हो रहे हैं। इस खबर का हम प्रयोग अपनी मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ये दिखा सकते हैं कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो जो इसके अंदर जो हेडिंग्स दी हुई हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये इन कीवर्ड्स का हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। आखिरी में हम अपनी दक्षिण अमेरिका के बारे में, जल निकास प्रणाली, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो जल निकास प्रणाली है उससे अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका के अंदर प्रमुखतः 4 नदियां हैं। तो उनका हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ के अंदर ओरिनोको रिवर, जो ओरिनोको रिवर है ये क्या रहती है, अपनी वेनेजुएला वाले रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लो करती है और अपनी अटलांटिक ओशन के अंदर जाके मिल जाती है। ओरिनोको रिवर के पास में ही वेनेजुएला के अंदर ये लेक मराकाइबो है। लेक मराकाइबो अपने आप में काफ़ी प्रमुख लेक है। इस लेक में क्या रहता है, इस झील के अंदर वेनेजुएला का 66% जो तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, वो यहीं से निकाले जाते हैं लेक मराकाइबो में। उसके अलावा अगली जो रिवर है, अगली जो नदी है वो अमेजन रिवर है, जो कि ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी है और यहीं पे अमेजन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, वर्षावन अमेजन रेन फॉरेस्ट। उसके बाद अगर हम साउथ में आएँ तो साउथ अमेरिका के अंदर पराना जो रिवर है वो मेन रिवर है। पराना रिवर की 2 सहायक नदियाँ हैं, उरुग्वे रिवर और पैराग्वे रिवर। पैराग्वे और उरुग्वे दोनों नदियाँ पराना रिवर की सहायक नदियाँ हैं और पराना रिवर अंततः साउथ अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। उसके अलावा साउथ अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में कोलोराडो रिवर बहती है, जो कि अटलांटिक ओशन मिल जाती है। हम अगर दक्षिण अमेरिका के नदी सिस्टम के बारे में देखें तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कोई भी नदी पैसिफिक ओशन में जाके नहीं मिलती है। जैसे कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट की तरफ बहुत कम नदियां ही फ्लो करती हैं, ऐसे ही साउथ अमेरिका के अंदर
कोई भी नदी पैसिफिक ओशन के अंदर जाकर नहीं मिलती है, सभी नदियाँ कहाँ मिलती हैं, अटलांटिक ओशन में जाके मर्ज हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम एक लेक की बात करें तो लेक टिटिकाका साउथ अमेरिका के अंदर प्रमुख लेक है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पे नेविगेबल लेक है, जो नेविगेशन के लिए यूज की जा सकती है। लेक टिटिकाका ये पेरू और बोलिविया 2 देशों के बीच में है, अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। और लेक मराकाइबो के बारे में मैंने आपको एक विशेष खबर बताई कि लेक मराकाइबो के अंदर 66% जो ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला के, वो लेक मराकाइबो से मिलते हैं। अब लेक मराकाइबो से जुड़ी हुई एक खबर और है जो अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में थी कि कैटाकम्बो लाइटिंग। कैटाकम्बो लाइटिंग क्या होती है? जो कैटाकम्बो नाम किस लिए दिया गया, क्योंकि यहाँ पे नदी है कैटाकम्बो नदी लेक मराकाइबो के साथ जहाँ पे मर्ज होती है, जो उनका मीटिंग पॉइंट है, उस मीटिंग पॉइंट पे क्या रहता है, एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि वहाँ पे साल में हर दिन लाइटनिंग की घटना देखने को मिलेगी, बिजली गिरने की घटना में वहाँ देखने को मिलेगी। ये चित्र में आप देख भी सकते हैं। तो लाइटनिंग की ये घटना उस वहाँ पे किस वजह से होती है? क्योंकि यहाँ पे जो एंडीज़ पर्वतमाला है, एंडीज़ जो माउंटेन्स हैं, वहाँ से कोल्ड एयर और कैरेबियन आइलैंड ये वाला ऊपर की तरफ, यहाँ कैरेबियन आइलैंड से हॉट और मॉइस्ट विंड, गर्म और आर्द्र हवा इधर से कैरेबियन आइलैंड से आएगी और कोल्ड एयर मास इधर से आएगा। दोनों जब मीट करते हैं तो क्या रहता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे तो फिर क्या रहेगी, यहाँ पे लाइटनिंग डेवलप होती है। तो इस जो फिनोमेना, जो ये घटना घटती है, इसको बोलते हैं कैटानिम्बो लाइटनिंग। कैटानिम्बो लाइटनिंग आपसे पूछ सकते हैं कि एग्जाम में किस क्षेत्र में होती है, तो आप बोल देंगे कि साउथ अमेरिकन रीजन के अंदर होती है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर होती है, और लेक मराकाइबो रीजन के अंदर ये देखने को हमें मिलती है। तो हमने ये साउथ अमेरिका का जो रिवर सिस्टम है उसको देखा। तो इसके साथ ही आज का हमारा यूपीएससी समाचार सेशन है वो कंप्लीट हुआ। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।